हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 8th वीडियो ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। इसके पहले की वीडियोस में हमने इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम बेसिकली म्यूटेशन, काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेशन है क्या? ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब अल्टरेशन मतलब चेंज, मतलब जिसमें डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द चेंज इन द जीनोटाइप, जिससे उस पर्टिकुलर जो भी वो सेल है या जो भी वो गैमीट है या कोई भी है उसका जीनोटाइप चेंज हो जाता है एंड अल्टीमेटली फिनोटाइप जो उस ऑर्गेनिज्म का है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के लिए, एक्सटर्नल फीचर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उन जीन्स में अगर उस जीन्स के सीक्वेंस में अगर कोई चेंज होता है, सडन चेंज, एक सडन चेंज होता है, दस दैट सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को इफेक्ट होता है, फिनोटाइप भी चेंज होता है। देखो इसे में लिखा है इट इज़ अ सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स के सीक्वेंस में चेंज होगा, सडन होगा और इनहेरिटेबल होगा। अल्टरिंग द जेनेटिक मैसेज ऑफ द सेल, जिससे जो भी सेल का जीन्स है, क्रोमोजोम है या जो डीएनए है, वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर जिस भी जीन में ये म्यूटेशन होगा उस वो जीन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो कोई प्रोटीन बना रहा होगा तो प्रोटीन डिफेक्टिव हो सकती है, प्रोटीन हो सकता हो कि बने ही ना। ठीक है, तो म्यूटेशन से कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। म्यूटेशंस जनरली रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशन बहुत जल्दी नहीं होते हैं, तो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन बहुत रेयर होते हैं। द टर्म म्यूटेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो टर्म म्यूटेशन है, म्यूटेशन को सबसे पहले एक डच बॉटनिस्ट जो कि ह्यूगो डिवरीज थे, इनका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, ह्यूगो डिवरीज थे, उन्होंने यूज़ किया था जब वो वर्क कर रहे थे ओनोथारा लैमार्कियाना पे, स्टडी कर रहे थे जिसे इवनिंग प्रिमरोज बोलते हैं। तब उन्होंने इसको म्यूटेशन को वर्ड को यूज़ किया था और इसके लिए उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी। देखो लिखा है दी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय डिवरीज। ठीक है, म्यूटेशन जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की वो भी डिवरीज ने प्रपोज्ड की थी। म्यूटेशंस आर जनरली रेसेसिव, ठीक है, एंड आर रेयरली यूजफुल। देखो म्यूटेशंस चूंकि सडन चेंज होते हैं तो जनरली वो यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली है कि वो यूजफुल हों, अदरवाइज सडन चेंज कभी भी आपको उस तरीके से एकदम से अडेप्ट नहीं करेगा। वो बाई चांस है कि आप एकदम से उसको बहुत ज़्यादा वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, बट जनरली बहुत रेयरली यूजफुल होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन जनरली रिसेसिव होते हैं, म्यूटेशंस बहुत होते हैं बट कई बार उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो साइलेंट म्यूटेशन हो जाते हैं, चेंजेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट लेकिन चेंजेस होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन जो हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जीन के सीक्वेंस से चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि म्यूटेशन ही एक अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स इन विच म्यूटेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड म्यूटेंट। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो चुका है, जिसका जेनेट जीनोटाइप फिनोटाइप बदल चुका है, उसे हम बोलेंगे म्यूटेंट। और जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है उसे बोलेंगे वाइल्ड टाइप, या इसे ये कह सकते हैं कि जो वाइल्ड टाइप है उसमें म्यूटेशन के बाद उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं। द एजेंट विच कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन। और एजेंट, एजेंट मतलब वो ऐसा कॉज जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ है, वो फिजिकल कॉज हो सकता है, कोई केमिकल कॉज हो सकता है, कोई रेडिएशन रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटाजन कहलाएगा। ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज करता है, इट मे बी फिजिकल और केमिकल। ठीक है, रेडिएक्टिव भी हो सकता है। नाउ कम और द टॉपिक काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। हम लोग काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन के टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कई क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सेल, किस तरह की सेल में म्यूटेशन हो रहा है उसके बेस पे जो म्यूटेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सोमेटिक और जर्मिनल। सोमेटिक म्यूटेशन जैसा नेम से पता चल रहा है सोमेटिक सेल में होंगे। व्हेन म्यूटेशन टेक प्लेस इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
मतलब हमारा उससे रिप्रोडक्टिव सेल का या रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म है उसके वेजिटेटिव पार्ट मतलब उसकी जो सोमेटिक बॉडी है उसमें वो चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, और इस तरह का म्यूटेशन ट्रांसमिट ऑफस्प्रिंग में नहीं होता है। मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दिखेगा और ऐसा म्यूटेशन ट्रांसमिट अगली जनरेशन में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल में होता है। जर्मिनल म्यूटेशन क्या होता है? जर्मिनल म्यूटेशन अकर्स इन जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब जो गैमेट्स बना रही हैं, ये जिनसे गैमेट्स बनते हैं। देखो लिखा है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मतलब जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे तब जो उन सेल्स में म्यूटेशन होता है तो उसे जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं। और ऐसा म्यूटेशन जो गैमेट्स में होता है वो हेरिटेबल होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वो गैमेट जिसमें ये म्यूटेशन हुआ है वो गैमेट्स जब दूसरे अदर गैमेट से फर्टिलाइज करके, मतलब दूसरे पार्टनर के गैमेट से फर्टिलाइज करके जो भी ऑफस्प्रिंग बनाएगा उस ऑफस्प्रिंग में वो बदला हुआ जीनोटाइप या बदला हुआ जीन पहुंचेगा और वो इनहेरिटेबल होगा, ठीक है। तो जर्मिनल म्यूटेशन हेरिटेबल होते हैं, जबकि जो सोमेटिक म्यूटेशन होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ओरिजिन, कि मतलब एग्जैक्टली वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, मतलब म्यूटेशन कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जो एकाएक हो जाए, मतलब जिनका कोई बाहरी कॉज ना हो, कोई बाहरी ना हो, वो एकदम से अचानक अपने आप, वही इंटरनल कॉज ही है, मतलब उसका कोई एग्जैक्टली कोई नहीं, मतलब कोई फिजिकल कॉज नहीं है, कोई रिलेटिव कॉज नहीं है, और एकाएक अगर जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। द म्यूटेशन विच अकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अपेरेंट एक्सटर्नल रीजन, देखो लिखा है बिना किसी बाहरी रीजन के अगर एकदम से म्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं तो उसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो उन्होंने क्या लिखा है, सीड कोट कलर इन पी सडनली चेंजेस फ्रॉम ग्रे टू वाइट। कई बार उन्होंने देखा कि जो इस तरह का चेंज होता है, जैसे जो सीड का कलर है पी प्लांट में वो ग्रे से वाइट हो जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, इसका कोई बाहरी रीज़न नहीं, वो अपने आप ऐसा होता है। दूसरा म्यूटेशन है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द म्यूटेशन विच कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन द लिविंग सिस्टम। इसका मतलब इसको आर्टिफिशियली हम क्रिएट करते हैं, इस म्यूटेशन को क्रिएट करते हैं बाय एक्सपोजिंग देम टू एबनॉर्मल इन्वायरमेंट। मतलब जिसमें भी हमें म्यूटेशन क्रिएट करना होता है उसको हम एबनॉर्मल इन्वायरमेंट जैसे रेडिएशंस में, केमिकल्स में, टेम्परेचर में उसको रखते हैं, जिसमें इससे उसमें म्यूटेशन होता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने टर्म सुना होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है ये आप टर्म सुनोगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है ये फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे हम सीड्स को इम्प्रूव करते हैं, सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और इस तरीके से मतलब सीड्स को म्यूटाजेन के कांटेक्ट में रख करके उसमें म्यूटेशन, उसमें ब्रीडिंग कराते हैं, उसमें चेंज कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, और फर्दर फिर वो ऐसे सीड्स फर्टिलाइज करके दूसरे, मतलब ऐसे सीड्स जो जर्मिनेट करके ये क्या करते हैं, ये एक डेवलप्ड क्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब कोई बहुत फिक्स नहीं होता है, बट ये ऐसा होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग है, इसको अलग से एक टॉपिक में हम एक वीडियो में सिर्फ म्यूटेशन ब्रीडिंग को एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम डिटेल में बात करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सीबीएसई के कोर्स को तो हम बहुत ज़्यादा इसके आउट नहीं जाएंगे, सिर्फ उतने तक ही रहेंगे। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सेलेक्टेड वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको मिलेंगे। तो थर्ड टाइप हम जाते थे डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन, मतलब जो म्यूटेशन हो रहा है उसके डायरेक्शन के बेसिस पे म्यूटेशन फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, जिसे रिवर्स भी कहते हैं, और सप्रेसर म्यूटेशन हो सकता है। क्या है फॉरवर्ड म्यूटेशन? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर में ये देखा गया है कि जो आई कलर होता है वो वाइल्ड टाइप, मतलब जो ओरिजिनल होता है वो रेड होता है। म्यूटेशन के बाद उसका कलर ईओसिन, वाइट, बफ, एप्रिकॉट, ये सब कलर आई कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन बताता है। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब है कि जिसमें एक वाइल्ड टाइप है वो म्यूटेंट में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक वाइल्ड टाइप एक नॉर्मल है, ठीक है, वो म्यूटेंट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है, या बैकवर्ड म्यूटेशन? इस म्यूटेशन में क्या होता है कि अनदर म्यूटेशन विच कन्वर्ट्स द म्यूटेंट बैक टू वाइल्ड टाइप,
मतलब जो म्यूटेंट बना था वो वापस उसमें दोबारा चेंज हुआ और वो वापस अपनी ओरिजिनल वाइल्ड टाइप में, ओरिजिनल में आ गया। तो इसे बैकवर्ड या रिवर्स म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब इसमें जो म्यूटेंट होता है, जिसकी जो मतलब एक ऐसा वाइल्ड टाइप जो म्यूटेशन के बाद म्यूटेंट बना था, उसमें म्यूटेशन हो करके फिर से वो वापस अपने वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाए, इसे बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। द थर्ड वन इज सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन इसी का एक जस्ट आगे का लेवल है, जिसमें एक नॉर्मल टाइप ऑर्गेनिज्म जो कि म्यूटेंट से बना है, मतलब एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप जो पहले म्यूटेंट बना था, फिर म्यूटेंट से वो नॉर्मल बना और वापस अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू म्यूटेंट टाइप, फिर से वो म्यूटेंट बन गया। ठीक है, मतलब तीसरी बार म्यूटेशन हुआ, मतलब पहले वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बना, फिर दूसरी बार म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप बना, देन एक और म्यूटेशन के बाद वो फिर से वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बन गया, तो इसे हम बोलते हैं सप्रेसर म्यूटेशन। ठीक है, ये सप्रेसर म्यूटेशन है। तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन एंड सप्रेसर म्यूटेशन। ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हो गए कई क्राइटेरिया पे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। देखो ये टॉपिक भी हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इस टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिग्री क्या होती है। तो आपका जो मतलब कई जनरेशन्स हैं, अगर आप कई जनरेशन्स है, जो भी मतलब आपके एंसेस्टर हैं, उनके एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर, आपके दादा परदादा, उनके दादा, फिर उनके परदादा, मतलब जो एक तरीके से आपका जो पूरी फैमिली जो है, फैमिली ट्री एक तरीके से कहेंगे, जो आपकी कई जनरेशन्स हैं, ये जनरेशन्स कहलाती हैं पेडिग्री। इन सब जनरेशन को एक साथ हम बोलते हैं पेडिग्री। और अगर हम किसी ट्रेड की एनालिसिस करें, ठीक है, ट्रेड मतलब किसी भी कैरेक्टर की एनालिसिस करें कई जनरेशन्स तक, मतलब पिछली कई जनरेशन्स की स्टडी हम करें किसी ट्रेड की एनालिसिस के लिए, देखो लिखा है द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल ऑफ जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। सपोज जैसे आपका आई कलर ब्लू है और फिर हम उस ट्रेड को देखेंगे कि वो आपके किस एंसेस्टर में था, मतलब आपके दादा में था, परदादा में था। अगर उसमें था तो उनमें कहाँ से आया, उनके परदादा से आया कि उनके दादा से आया कि उनके फादर से आया। मतलब पर्टिकुलरली अगर हम किसी भी ट्रेड को लेकर के, जनरली देखो पेडिग्री एनालिसिस की जाती है किसी डिजीज़ के लिए। ठीक है, किसी डिजीज़, जनरली किसी डिजीज़ के लिए की जाती है कि जैसे सपोज़ कि कोई आपको हेरिडिटरी डिजीज़ है, अपनी फैमिली में आपके कोई हेरिडिटरी डिजीज़ है जो आपके पास है या आप उससे अफेक्टेड हो, और आप ये चाहते हो कि उस उस डिजीज़ का जो इनहेरिटिव पैटर्न है, कि जो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्या होगा, कि मतलब उसके क्या चांसेस आपकी अगली ऑफस्प्रिंग्स में जाने के या किस ऑफस्प्रिंग में जाने के, और पिछले किस तरीके से उसका पैटर्न चला आ रहा था। तो इसकी जो एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, किसी फैमिली की कई जनरेशन्स तक की एनालिसिस जो करते हैं, इसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री ओवर सेवरल जनरेशन। तो जो भी किसी पर्टिकुलर ट्रेट की जो इनहेरिटेंस है, जो कई जनरेशन से किसी फैमिली में चली आ रही हैं, तो उसकी हम एनालिसिस करेंगे। इट इज़ यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड, एबनॉर्मलिटी एंड डिजीज। तो हम इस एनालिसिस के थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, किसी फैमिली में जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड की क्या इनहेरिटेंस है, उसका क्या पाथवे रहा है, उसकी क्या एबनॉर्मलिटी है और क्या डिजीज़ है, और उसके अगली ऑफिसरिंग में जाने के क्या चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं, इसको हम स्टडी करते हैं और इसी एनालिसिस को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बेटा हम इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए, है ना। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।